हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे चल रहा है बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट का सीरीज, जिसमें हमने इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज खत्म करवा दिया है। 1 to 15 पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आज नया है, आपने अब तक नहीं देखा है तो अब जो हम प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, ये है द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट, और ये हमने 1 2 3 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये होगा सेट नंबर 4। 1 2 3 का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं इफ़ यू हैवंट सीन इट येट, राइट। चलिए, और इसका जो कट ऑफ मार्क होगा सेट नंबर 4 का, वो होगा 65 नंबर। चलिए, बिना देरी के फटाफट से आज का जो सेट है मैं स्टार्ट करता हूँ। इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया? तो केंद्र सरकार ने जो मुफ्त परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया है, वो लिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 देखते हैं। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया? तो भारतीय रेलवे ने जो है ना, जिस नाम से सस्ता वेंटिलेटर जो विकसित किया है, वो है जीवन। ठीक है, इस वेंटिलेटर का नाम क्या है? जीवन। थर्ड देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष से रहने वाले नागरिक जो हैं डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो ये जो है ना, यहाँ पे लगभग 15 सालों से जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं को जम्मू कश्मीर की नागरिकता यानी डोमिसाइल वहाँ की प्राप्त होगी। 4 देखते हैं। केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद में दी जाएगी? तो महिलाओं के खाते में जो राशि जो मदद में के रूप में दी गई, वो था 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 5 देखते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरों में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की? तो इनके वेतन में जो औसतन जो वृद्धि हुई है, वो 20 रुपये हुई है प्रति मजदूर के वेतन में। ठीक है। 60 देखते हैं। अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी? देखिए, अर्थ आवर 2020 की जो थीम थी ना, वो थी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 देखते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये जो चित्रकार थे, ये थे श्री सतीश गुजराल जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 8 देखते हैं। सिट मैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, सिट मैक्स सैन्य अभ्यास जो है ना, इसमें जो देश शामिल नहीं है, वो है जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा हमारा। 9 देखते हैं। 9 में क्या बोल रहा है? इजराइल के हिलेन फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया? तो इनको जो विजेता चुना गया है, वो चुना गया है एबल प्राइज के लिए। ठीक है। 10 देखते हैं। किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की गई है? तो वो जो शहर है, वो है पेरिस का फ्रांस का पेरिस, आई एम सॉरी। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं। वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग कैजीन में कौन से 2 देश जो हैं भाग लेंगे? तो कैजीन में जो 2 देश भाग लेने वाले हैं, वो हैं जापान और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो है ना, ये है मध्य प्रदेश। इसी में जो है ना, नवजात शिशु मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि को दर्ज किया गया है मध्य प्रदेश में। 13 देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरी कार्यकाल हासिल किया है? तो अशरफ गनी जो है ना, देखिए, अफगानिस्तान के दोबारा से जो है ना राष्ट्रपति बने, इनका सेकेंड टर्म है। ठीक है। चलिए, 14 देखते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ना, वो है महंत नृत्य गोपाल दास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 15 देखते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो अंडर 19 विश्व कप में जो चुना गया है, वो है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं। दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ पेजावर मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
तो पेजावर मठ जो है ना ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। सेना दिवस जो है देखिए 15 जनवरी तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 की पहली महिला परेड सेनापति कौन है। सेना दिवस जो 15 जनवरी को हुआ और गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को हुआ, इसकी पहली महिला परेड सेनापति कौन है। महिला जो ऐसी हैं जिन्होंने परेड को यहाँ पे लीड किया वो कौन है, तो वो है देखिए तानिया शेरगिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, चिलियावाला युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से है। फिर से देखिए चिलियावाला है, जालियांवाला नहीं है, चिलियावाला है, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो पंजाब से है, ठीक है। चिलियावाला युद्ध का संबंध पंजाब से है और यह युद्ध जो है ना कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1849 को यह युद्ध अंग्रेज एवं सिखों के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं, भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया। तो यूनेस्को को जो है ना विश्व धरोहर जो सर्टिफिकेट दिया गया वो जयपुर को विश्व धरोहर सर्टिफिकेट दिया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। तो बाइबल का जिन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया वो थे मार्टिन लूथर, ठीक है। मार्टिन लूथर ने जर्मन में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया था और इंग्लैंड के रोजर बेकिन को आधुनिक प्रतियोगितात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। और शेक्सपियर जो है ये इंग्लैंड से थे और इनकी जो अमर कृति है रोमियो एंड जूलियट, ये इनका बहुत ही एक फेमस इनका लिखा हुआ एक प्ले बोल लीजिए, स्टोरी बोल लीजिए, जो भी इसको आप बोल लीजिए, ठीक है। 21 देखते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैस सुखोई 30 MKI को निम्नलिखित में से किस एयरबेस में शामिल किया गया है। तो ये जो ब्रह्मोस से रेस जो सुखोई सुपरसोनिक जो है ना सुखोई 30 MKI जो है ना इसको सम्मिलित किया गया है, ये है एयरबेस तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है। तो अजय वॉरियर जो है ना भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए 23 देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 5वां, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखें। 24 देखते हैं, पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहली महिला फुटबॉलर जो है ना वो है ओयनम बोम्बेम देवी। फिर से सुने, ओयनम बेम्बेम देवी, ये पहली ऐसी फुटबॉलर बनी है जिनको पद्मश्री मिला है, पहली ऐसी फुटबॉलर महिला है ये, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक लेखिका कौन है। तो अमेजिंग अयोध्या के जो लेखक और लेखिका हैं वो है नीना रॉय। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो अभिनव भारत समाज की जिन्होंने स्थापना की थी वो थे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना साल 1904 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था और सावरकर बंधुओं द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए याद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27, मैकमोहन सीमा रेखा किन किन देशों के बीच में ये बनती है। तो मैकमोहन सीमा रेखा जो है ना इंडिया और चाइना के बीच में ये रेखा बनती है, ठीक है। इसका निर्धारण कब हुआ, तो इसका जो निर्धारण है वो 1914 में, साल 1914 में इसका निर्धारण किया गया था, ठीक है। अब चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। जब इस समय निर्धारण हुआ था तब तो जो है ना चाइना इसके लिए बाउंडेड था, क्योंकि चाइना में भी अंग्रेजों का शासन था, इंडिया में भी अंग्रेजों का शासन था, तो चाइना बाउंडेड था। लेकिन अब जैसे कि आप सभी जानते हैं चीन जो है फालतू का हेकड़ा ही करता है, दादागिरी करता है, तो उस हिसाब से जो अब ये मैकमोहन रेखा को जो है अब ये नहीं मानता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर रेखा की बात की जाए तो वो कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रखें, ठीक। 28 देखते हैं, देखिए 28 में क्या बोल रहा है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जैव विविधता दिवस जो है ना ये हर साल मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और इस बार 2020 का जो थीम इसका बोला जाए तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये थीम था विश्व जैव विविधता दिवस का। 29 देखते हैं, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में जो है गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है।
तो पशुओं को जो दर्द निवारक दिया जाता है वो जो है डाइक्लोफेनिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डाइक्लोफेनिक जो है ना, ये भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनिक जो दवा है वो पशुओं के लिए दर्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई पशु जो है इसका सेवन करता है और उसकी जब मौत हो जाती है, ठीक है, और जब उसके डेड बॉडी को, मृत जो उसका शरीर होता है, उसके मांस को जो गिद्ध खाते हैं ना नोच नोच के, तो गिद्धों की फिर मृत्यु इससे हो जाती है। गिद्धों के किडनी और लीवर को भारी नुकसान इससे पहुंचता है, जो मृत्यु का कारण उनके बन जाता है। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बुरा बात है, क्योंकि गिद्धों जो है ना, गिद्ध लोग पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सदियों से ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। 30 देखते हैं। 30 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसका ऊर्जा अधिकतम होता है? तो जो सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊर्जा विकिरण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों का। ठीक है, 31 देखते हैं। निम्नलिखित कौशल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 90% जो अधिक कोयला जहाँ से प्रदान होता है वो हमारा होता है, देखिए, गोंडवाना क्रम से। ठीक है, गोंडवाना क्रम भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है और कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, ये याद रखें। 32 देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। क्यों चमकता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक कटा हुआ हीरा जो होता है ना, तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा जगमगाहट होती है। 33 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था ना, धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल जो है पाल वंश के महानतम शासकों में से एक था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के तांत्रिक शाखा के महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम से भी इसकी बहुत ज़्यादा ख्याति थी। ठीक है, पाल शासकों के काल में सोमपुरा, जगदल, उदंतीपुरी, ये सब जो है ना, महावीर, जो ये सारे मठ जो है, इन सब का निर्माण किया गया था। ठीक है, 34 देखते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो स्वर्ण त्रिभुज में जो सम्मिलित शहर है वो है आगरा, दिल्ली और जयपुर। यहाँ बात हो रही है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से इसका उद्भव एवं व्याख्या कौन किया? तो इसका जो व्याख्या किया ना, वो थे ब्रह्मांड का। ठीक है, यहाँ जो है बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ठीक है, ब्रह्मांड की उद्भव की उत्पत्ति का व्याख्या होता है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। ठीक है, और ब्रह्मांड के अध्ययन की बात की जाए तो इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बिग बैंग थ्योरी सबसे अधिक ये जो है ना, इसलिए ये प्रचलित होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मान्यता इसी को प्राप्त हुई है, सबसे ज़्यादा इसी थ्योरी को सारे साइंटिस्ट मानते हैं। 36 देखते हैं। 36 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पे? तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये स्थापित है करनाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 देखते हैं। 37 क्या बोल रहा है? आंतरिक सुरक्षा एकेडमी अवस्थित है कहाँ पे? तो आंतरिक सुरक्षा एकेडमी जो है ये माउंट आबू में एस्टैब्लिश्ड है। सॉरी, और माउंट आबू कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है ना, वो गुरु शिखर है। माउंट आबू पर्वत की सर्वोच्च शिखर चोटी है वो गुरु पर्वत है। ठीक है, 38 देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था वो किया था हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हजरत महल कादिर बरजीज शाह की राजमाता और संरक्षिका भी थी, याद रखें इस चीज़ को। ठीक है, 39 देखते हैं। 39 क्या बोल रहा है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सूची 1 से सूची 2 को जो है सम्मिलित करना, देखिए यहाँ जो सही जो सूची बनता है, अट्टामुड़ी जो है, ये अट्टामुड़ी कहाँ है? तो अट्टामुड़ी है केरल में। ठीक है, पुलिकट कहाँ है? तो पुलिकट की बात की जाए तो पुलिकट हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद बात किया जाए रूपकुंड, तो रूपकुंड की जो बात हो रही है वो उत्तराखंड हो जाएगा, और सूरजकुंड हो जाएगा हरियाणा। जो सही कूट हमारा बैठेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 40 देखते हैं। 40 क्या है? पाइरहेलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाइरहेलियोमीटर का जो उपयोग है, इनमें से क्या चीज़ मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो संबंध है, जो इसका इस्तेमाल होता है, वो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, 41 देखते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? देखिए, चंगेज खान का जो है ना, मूल नाम की बात की जाए तो तेमुचिन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा।
42 देखते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन दौरान जो ये वक्तव्य जो दिया गया है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इनमें से जो ज्वालामुखी द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, तो ज्वालामुखी जो द्वीप है ना वो है बैरन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, और बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में ये अवस्थित है। 44 देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना ख्वाजा उस्मान हरूनी के जो है ना यहाँ पे ये शिष्य थे। ठीक है, 45 देखते हैं, वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ पे? तो वायुदाब देखिए सबसे कम जो हो जाएगा वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, गर्मियों की ऋतु में। ठीक है, वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान के कारण हवा जो है गर्म होने पर हल्की होकर वायुमंडल में ऊपर चली जाती है, इस कारण ग्रीष्म ऋतु में जो वायुदाब कम होता है। ठीक, 46 देखते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है ना वो होता है सोलर पैनल, सौर सेल। ठीक है, जो सूर्य की किरणों से खुद के बैटरी को चार्ज करके और अंदर में जो है वो अंदर में जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते हैं। 47 देखते हैं, 47 में क्या बोला जा रहा है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, है ना। तो यहाँ देखिए सूची दी गई है, यहाँ देखिए सूची ए में देखिए विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कोबाल्ट बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन देख लिए, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है ये लोहा हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल किसको बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं मैग्नीशियम को। और विटामिन जो है ये विटामिन हो गया कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो सही कूट बैठ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 48, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दल उल सफ़ा क्या है? तो फिरोज शाह ने जो दल उल सफ़ा जो स्थापित किया था ये था एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दरुल सफ़ा जो है ना सरकार द्वारा चलाया गया मुफ्त उपचार के लिए एक चिकित्सा विभाग था जिसको आप खैराती अस्पताल बोल सकते हैं। फिरोज तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी दरिया दिल भी उस समय हुआ करता था। ठीक, चलिए 49 देखते हैं, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? देखिए चंपारण में 3 कठिया प्रथा था, इसका मतलब ये था कि 3/20वां भूभाग पर नील की खेती करना कंपलसरी होगा। ठीक है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का मतलब ये था। 1867 में चंपारण के कृषकों से 3 कठिया पद्धति संबंधित जो है ये अनुबंध किया गया और गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के नील किसानों के समस्याओं के बारे में बताया था। फिर गांधी जी द्वारा है ना वो चंपारण गए और वहाँ पे नील किसानों का सारा प्रॉब्लम सुना और गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है ना भारत में सफलता के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने सफलतापूर्वक ये चलाया था 1918 में। ठीक है, चलिए तो ये चंपारण 3 कठिया रिलेटेड प्रथा से मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। 50 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इन सारी नदियों में जिसका उद्गम भारत में नहीं है वो है सतलज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सतलज की उद्गम स्थान की बात की जाए तो मानसरोवर झील के पास है जो कि अभी राजस्थान में है और ये तिब्बत में है। ठीक है, सतलज जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी से होकर भारत के पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम पूछा जाए तो कांगड़ा जिले के रोहतास दर्रे के समीप है। व्यास नदी का उद्गम पूछा जाए तो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड है। और मानसरोवर झील की बात की जाए तो 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, हिमानी से। ठीक है, चलिए 51 हम देखते हैं। 51 क्या बोल रहा है? प्रशीतन खाद जो है परिरक्षण में मदद करता है। किसके परिरक्षण में मदद करता है? तो प्रशीतन खाद जो है परिरक्षण में जो मदद करता है वो है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं, राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से? तो राम सेतु जो कि एडम्स ब्रिज है इसका जो स्टार्ट होता है ये होता है धनुषकोडी से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध पवित्र स्थल जो कि निरंजना नदी पर स्थित है वो है देखिए वो है बोध गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54 देखते हैं, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? देखिए संसार का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो वो है थार। ठीक है, संसार का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो भारत पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो वो है सहारा, ठीक है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है, याद रखिए। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। चलिए 55 बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो भारत की जो ये सारी बंदरगाह है इसमें खुला सागरीय जो बंदरगाह है वो है चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा? तो वो जो है वो है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 57 में क्या? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरुमुखी जो प्रारंभ किया गया वो गुरु अंगद के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु थे। 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो वो जो फसल जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की जो मात्रा होती है वो होता है तिल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तिल के तेल की मात्रा जो है लगभग इसमें 49% तक तेल की मात्रा होती है तिल में। 59 देखते हैं। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो कोल बांध का जो निर्माण है भारत में जो ये हुआ है ये सतलज नदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 60 देखते हैं। 60 में क्या बोला रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले विश्व पृथ्वी दिवस आता है जो कि है 22 मार्च को, ठीक है। विश्व नगर दिवस जो है 31 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई हो जाएगा और विश्व जल दिवस है ये 22 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। सही कूट की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 61। देखिए 61 में क्या है? दिल्ली के पुराना किले वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली का जो पुराना किला है जिसका जो अभी वर्तमान स्वरूप है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो ये इसका जो निर्माण है ना शेरशाह सूरी के द्वारा ये करवाया गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली में जिस किला का निर्माण करवाया गया वह पुराना किला के नाम से जाना जाता है। पुराना किला के अंदर जो शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद है वो भारत में अपने तरह की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है, वो पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। रोहतासगढ़ के किले में शेरशाह का संबंध रोहतासगढ़ के किले से भी है और जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह द्वारा ही किया गया था। जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक है वो है गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले, ठीक है। कब स्थापना हुई? तो ये 1905 में हुई, ध्यान रखें। 63 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें से जो चारों ऑप्शंस में जो राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो मिलती हैं वो मिलती हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन को जो विकृत नहीं करता है वो हो जाएगा अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो समताप मंडल में जो ओजोन स्तर को विनियमित जो किया जाता है वो किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। 67 देख लेते हैं। नील दर्पण नाटक का नाटककार कौन था? तो नील दर्पण नाटक का जो नाटककार था ना वो था दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल और तमिलनाडु राज्य में के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इनके जो मिलन स्थल पे जो स्थित है वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो मानव शरीर में जो संग्रहित नहीं रहता है वो है अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो जो ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो उत्पन्न करता है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 71 देखते हैं। जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उम्र की उपाधि प्रदान की गई? तो जहांगीरकालीन जो वो चित्रकार था जिसे नादिर उल उम्र की जो
उसर की जो उपाधि प्रदान की गई वो कौन था, तो वो था मंसूर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर ने पक्षियों का चित्र बनाने में विशेष अपनी स्पेशलिटी की बात कर ले ख्याति इन्होंने प्राप्त की थी, और जहांगीर जो है अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 72। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी है वो हो जाएगा रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेगुर मिट्टी में जो है ना मैग्मा लावा से ये निर्मित मिट्टी होती है, और काली मिट्टी मैग्मा लावा से निर्मित, ये इसी को भी काली मिट्टी भी मैग्मा लावा से ही निर्मित ये मिट्टी होती है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चरनोम मिट्टी, इन सब नामों से जाना जाता है। तो रेगुर इज इक्वल टू ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, इसको आप बोल सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए 73 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात जो है 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से जो अधिक जिनका लिंगानुपात है वो है झारखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड का लिंगानुपात जो है ना, अगर बात की जाए 2011 के जनगणना के अनुसार, तो भारत में लिंगानुपात 943 है, और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 948 है। यानी कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से झारखंड का लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का लिंगानुपात जो है ना, देखिए मध्य प्रदेश 931 है, उसके बाद आपको महाराष्ट्र जो है 929 है, गुजरात 919 है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जो कि 1084 है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ जो है सबसे कम लिंगानुपात है। चलिए 74 देखते हैं। इबोला वायरस जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रामक घोषित किया गया है, इसका नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया। यह इबोला नदी कहाँ पे है, तो ये जो इबोला नदी है ना, ये कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, इबोला वायरस जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रामक घोषित कर दिया गया है वो इबोला नदी के ऊपर है, और ये अफ्रीका महादेश में ये नदी बहती है। 75 देखते हैं। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है किसके द्वारा, तो शराब पर जो उत्पादन कर लगाया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। एज एग्जांपल हमारे बिहार में लिकर बैन हो गया, शराब बैन हो गया, तो बिहार सरकार का बिल्कुल रेवेन्यू खत्म हो गया, क्योंकि ये सारा राज्य का मामला है और राज्य सरकार को ही इससे फायदा होता है। कार्बन का मात्रा अधिकतम होता है किसमें, तो कार्बन का जो मात्रा अधिकतम होता है ना वो ढलवा लोहे में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 77 देखते हैं। बीएमडी परीक्षण क्या है, तो बीएमडी परीक्षण जो है ना वो अस्थिर रंध्रता का लिए ये बीएमडी परीक्षण होता है। ठीक है, अस्थिर रंध्रता क्या होता है, तो अस्थिर रंध्रता का जो पूरा जो इसका जो नाम होता है वो बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि आपके हड्डियों में कितनी कठोरता है, कितनी इसकी जो है मोटाई है, कितनी ये पतला हो गया है, इन सब का जांच होता है बीएमडी के द्वारा। ठीक है, 78 देखते हैं। चौवन को दो हिस्सों में इस तरह बांटना है कि 10 गुना पहला हिस्सा और 22 गुना दूसरा हिस्सा मिलकर 780 हो जाए, तो पहला हिस्सा क्या होगा, तो देखिए पहला हिस्सा जो यहाँ पे हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है, जबकि अंतिम 3 का औसत 28 है। शेष संख्या क्या होगा, तो देखिए शेष संख्या हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। एक वर्ग की लंबाई 20% है, वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करके आयात में बदल दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो कथन सत्य होगा वो होगा आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग के क्षेत्रफल का 96%। 81 देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। इस संख्या का 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। इस संख्या का प्रथम इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या में जो प्रथम इकाई अंक जो हो जाएगा ना, देखिए वो हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं। यदि मैं 3 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता हूं तो 2 मिनट पहले ट्रेन छूट जाती है, परंतु यदि मैं 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता हूं तो ट्रेन छूटने के 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे घर से स्टेशन की दूरी क्या होगी, तो मेरे घर से जो स्टेशन की जो दूरी है वो हमारा है 4/5 किलोमीटर। ठीक है,
83 देखते हैं, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है यह प्रत्यक्ष कर है, दूसरा यह प्रत्यक्ष कर है, तीसरा है यह 1994 से 95 की अवधि में लागू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पे ये बताना है। देखिए जो स्टेटमेंट सही हमारा होगा केवल ये होगा, यह अप्रत्यक्ष कर है और यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 84 देखते हैं, रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन से रुपए के विनिमय मूल्य में निर्धारित करते हैं। तो ये रुपए के विनिमय मूल्य में जो निर्धारित किया जाता है वो होता है उच्च मुद्रास्फीति दर, ठीक है, उसके बाद राजकोषीय घाटा, उसके बाद उच्च कच्चे तेलों की कीमत। ठीक है, ये जो है तीनों कारक इसमें सम्मिलित होंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए, उंगलियों के निशानों के बहुरंगीय सतह पर उभरने पड़े डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। तो जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फ्लोरोसेंट पाउडर का, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कच्छ की खाड़ी में जो कांडला स्थित है वो फेमस किस लिए है, तो वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए वो फेमस है। 87 देखते हैं, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम जो है ना वो कार्य करता है एक विकास बैंक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं, निम्नलिखित से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का यहाँ जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। 89 देखते हैं, डैश एक ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा देखिए तारांकित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तारांकित प्रश्न एक ऐसा सवाल होता है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक यानी कि बोलते हैं ना ओरल जवाब चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उसमें जो है ये तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 90 देखते हैं। 90 क्या है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जा सकती है। तो चुनाव याचिका जो है ना वो निर्वाचन आयोग के सामने दायर की जा सकती है, राइट। चलिए 91 देख लेते हैं। 91 क्या है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या बहुमत समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। समर्थन किसके द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ जो है ना देखिए, यहाँ है क्या, सदन की बहुमत संख्या के द्वारा, उसके बाद सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो ये दोनों हमारा जरूरी पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जो उल्लेख जिसका नहीं किया गया है वो है पर्यावरण की रक्षा करने और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसी का उल्लेख नहीं किया, बाकी तीनों का किया गया है। ठीक है, चलिए 93 देखते हैं, निम्न में से कौन सा नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है। तो नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जो नहीं कहा गया है वो है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। तो निर्वाचन जो यहाँ निर्वाचन प्रतिनिधियों का जो एक संसदीय विशेषाधिकार जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है संसद में बोलने का स्वतंत्रता, और थर्ड जो है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 95 देख लेते हैं, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरा तरह से हटा दिया गया है। तो संविधान का जो वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है वो है भाग 7। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 7 एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से संविधान से हटा दिया गया है। भारतीय संविधान को भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 को रखा गया था। अनुच्छेद 238 में राज्यों के वर्गीकरण से इसका रिलेशन था। राज्यों के पुनर्गठन द्वारा जो है ना राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित इसको कर दिया गया। तो भाग 7 यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। 97 भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए सर्वांग नियंत्रण करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। तो IPS के लिए जो सर्वांग नियंत्रण जो प्राधिकरण है जिसको कंट्रोल करता है वो हमारा हो जाएगा गृह मंत्रालय।
ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के लिए जो संवर्ग जो गृह मंत्रालय ये इसी को नियंत्रण ये करते हैं। ठीक है, और सीबीआई जो है अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत जो आता है, गृह मंत्रालय के अधीन ये भी कार्य करता है। ठीक है, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो वन सेवा है। ठीक है, यानी कि आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ये तीनों जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। 97 देखते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? तो उपभोक्ता आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है राल्फ नादर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 देखते हैं, थोक मूल सूचकांक यानी WPI का आधार वर्ष क्या है? तो WPI का जो आधार वर्ष है, जो बेस ईयर है, वो है 2011-12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 99 देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बिहार के जिस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है ना, वो है उत्तर बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार का जो हिस्सा होता है उसमें बाढ़ का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 2/3 भाग को ये प्रभावित करता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो इसका पुराना नाम था अरुण। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। कोसी नदी का पुराना नाम अरुण नदी है। कोसी नदी अपने धाराओं को बदलने के लिए काफ़ी विख्यात है, जानी जाती है, और दक्षिण बिहार में सूखा का संकट बना रहता है इसी वजह से। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं, भारत केवल लगभग 8% वर्षा जल का उपयोग कर पाता है, बाकी सारे वर्षा जो होती है उसका वेस्ट ही चला जाता है, इंडिया में यूज़ नहीं हो पाता है। भारत में जो है बाढ़ का या सूखा मुख्यतः मानसून की वजह से ही ये प्रभावित होता है। 100 वैश्वीकरण के कितने वाहक है? तो वैश्वीकरण के जो वाहक है वो 3 वाहक है वैश्वीकरण के। ठीक है, वैश्वीकरण के 3 वाहक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का आबाद आवागमन करने से। ठीक है, 1990 के दशक में एलपीजी का अवधारण तीव्र गति से विश्व स्तर पर घटित हुआ था, और वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया जो है ना, वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया द्वारा वैश्विक बाजार को बल मिला है। इसके द्वारा आर्थिक एकीकरण को वैश्विक स्तर पर बल मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 4 द प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपने इस सेट में जो हमारा कट ऑफ मार्क्स था 65 नंबर, इसको जरूर टच किया होगा, इससे भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। ये सेट आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आपने हमारे कट ऑफ को टच करा या नहीं करा, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।